हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, जिसमें हमने हमारा पहला टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं उनका पूरा अध्ययन कर लिया है। अब की जिसमें हमने हमारा पहला टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं उनका पूरा अध्ययन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। यदि हम इस टॉपिक की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार जो है ये कौन से काल के हैं, इनके बारे में हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। तो हमें इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी होती हैं, जिनमें पहली बात है कि जो पूर्व मध्यकाल है, इसे सामंतवाद का काल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल जो है उसे हम सामंतवाद का काल भी कहते हैं, इसे हम राजपूत काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूत काल। इसे ही राज्यों के भीतर राज्यों का काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों के भीतर राज्यों का काल। तो ये किसने कहा है? ये कहने वाले थे ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। तो हम जिस काल की बात कर रहे हैं वह है पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल पीरियड, जिसमें हम सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ते हैं। उससे पहले का जो काल था वो पूर्व मध्यकाल कहलाता है। इसी काल को हम सामंतवाद का काल कहते हैं। क्यों? और इसी काल को हम राजपूत काल भी कहते हैं। राजपूत काल, जैसा कि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि इसी टाइम पीरियड में सबसे अधिक राजपूत वंशों की उत्पत्ति पढ़ी जाती है। चाहे हम चौहान वंश पढ़ लें, चाहे हम मेवाड़ राजवंश पढ़ लें, या हम किसी अन्य राजवंश को पढ़ें, इसी को ईश्वरी प्रसाद ने इसी काल को राज्यों के भीतर राज्यों का काल कहा है। ठीक है। इसी में हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं राजपूत। तो राजपूत जो वर्ड है ये हमें राजनीतिक स्थिति को बताता है। किसको बताता है? राजनीतिक स्थिति को। कैसे बताता है ये समझने की चीज है कि कैसे। तो हम जानते थे कि सबसे पहले राजा वर्ड हुआ। कौन सा वर्ड आया? राजा। इसी राजा वर्ड से एक वर्ड आया राजन्य, राजा के द्वारा जन्मा हुआ। और इसी वर्ड से एक वर्ड आया राजपुत्र, राजा का पुत्र। और राजपुत्र शब्द ही अपभ्रंश होकर के क्या बन गया है? राजपूत। ये सभी वर्ड अलग अलग कालक्रम में अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयोग में लिए गए हैं। राजा, जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में जो एक किंग हुआ करता था, जो उस पर शासन करने वाला व्यक्ति होता था, उसे हम राजा कहते हैं। राजा से उत्पन्न जो भी व्यक्ति है, संतान जो थी, वो राजन्य कहलाई। राजन्य का ही एक
सिमिलर वर्ड है राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, लेकिन ये राजपुत्र शब्द ही टूट करके अपभ्रंश होकर के क्या बन गया, राजपूत, जो किसी एक विशेष समुदाय के लिए उपयोग में लिया जाने लग गया। तो इस प्रकार राजा जो राजपूत शब्द है ये हमें एक राजनीतिक स्थिति को बताता है। इसी प्रकार का एक और शब्द है श्रीमंत। श्रीमंत शब्द जो है इसका ही प्रयोग हम वर्तमान में किसके लिए कर रहे हैं, सामंत में। किसके लिए कर रहे हैं, सामंत के लिए। ठीक है, तो श्रीमंत शब्द भी अपभ्रंश होकर के क्या बन गया, सामंत। पहले किसका प्रयोग किया जाता था, श्रीमंत शब्द का। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम जो गुर्जर प्रत्याहार पद पढ़ रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले जाना कि पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही हम कहते हैं सामंतवाद का काल, इसे ही हम कहते हैं राजपूत काल, और ईश्वरी प्रसाद इसी काल को क्या कहते हैं, राज्यों के भीतर राज्यों का काल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें। सामंतवाद काल जो है, ये सामंत जो है, सामंतवाद काल ये सबसे पहले यूरोप में आया, यूनान में आया। वहाँ जो प्रकृति अपनाई गई वो इस प्रकार की थी, जैसे हम समझते हैं। सबसे पहले किंग, ठीक है, राजा। राजा सबसे ऊपर है। राजा के नीचे जो काम करते थे उन्हें कहा गया लॉर्ड्स। ठीक है, राजा के नीचे जो काम कर रहे हैं उनको क्या कहा गया, लॉर्ड्स। लॉर्ड्स के नीचे जो काम कर रहे हैं उनको कहा गया नाइट्स। क्या कहा गया, नाइट्स। ठीक है, नाइट्स के जो नीचे जो हैं, नाइट्स के नीचे जो काम करते थे वो कहलाते थे किसान। किसान जो थे इनके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में किसानों को बांटा गया। पहला था टेनेंट। पहला क्या था, टेनेंट। ठीक है, दूसरा जो था वो था सर्फ। टेनेंट क्या है, टेनेंट की यदि बात की जाए तो टेनेंट थे स्वतंत्र किसान। कैसे किसान, स्वतंत्र किसान। सर्फ कैसे थे, फिर सर्फ क्या, किसान परतंत्र थे। सर्फ जो थे ये थे किसान दास। किसान दास, कृषक दास थे। क्या लिखा, कृषक दास। तो सर्प क्या थे, कृषक दास। ये सब चीज जो हम पढ़ रहे हैं ये यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था थी। क्या थी ये यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था। यूरोपीय सामंतवाद। ठीक है, तो यूरोपीय सामंतवाद में सबसे पहले किंग। किंग के नीचे जो काम करते हैं लॉर्ड्स। लॉर्ड्स के नीचे नाइट्स, और नाइट्स के बाद किसान। किसानों के भी टू फॉर्म थे, टू टाइप्स। हमने पहला पढ़ा टेनेंट, जो स्वतंत्र किसान थे जिनके पास खुद की भूमि होती थी। दूसरे से सर्फ, जो कृषक दास थे, जो इन नाइट्स के कृषक दास रहे थे वो। ठीक है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे हम जब बात करते हैं तो यूरोपीय सामंतवाद में ग्रामीणीकरण हो गया था। क्या हो गया था, ग्रामीणीकरण। गांव जो थे वो आत्मनिर्भर हो गए थे यूरोप में। ठीक है, इसी चीज का फायदा उठाया गया, वहाँ ये व्यवस्थाएं लागू की गई जो अभी हमने अध्ययन की। अब यदि यही चीज जब हम इंडिया में बात करें तो
पूर्व मध्यकाल में अर्थव्यवस्था जो थी, पूर्व मध्यकाल में अर्थव्यवस्था जो थी ये क्या हो गई थी, जैसे हमने यूरोपीय सामंतवाद में बात की कि जो गांव थे ग्रामीणीकरण हो गया पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, ग्रामीणीकरण, अर्थात गांव विकसित हो, गांव पर डिपेंड हो गए, गांव आत्मनिर्भर हो गए, डिपेंडेड हो गए। क्यों हो गया ग्रामीणीकरण? रीजन क्या था कि गांव के क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, और इसका फिर फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या था? इससे क्या हुआ कि मुद्रा जो थी, इस मुद्रा का क्या हो गया, पतन हो गया, मुद्रा पतन हो गया। ठीक है, और मुद्रा का पतन होने से ही ये सामंतवाद उदय हुआ। तो सामंतवाद उदय होने का रीजन क्या था? रीजन था अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण होना, गांवों का आत्मनिर्भर होना, जिससे मुद्रा का पतन हो गया और फिर सामंतवाद की स्थिति पैदा हुई। सामंतवाद की स्थिति पैदा होने पर इसका मीनिंग समझे आप कि इसका मतलब था कि सामंत वहां से शुरू हो गए, उन्होंने प्रेशर बनाया टैक्स के लिए। ठीक है, तो टैक्स के कारण ये पूरी व्यवस्था बनी। आगे हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार पर, वापस आते हैं। क्या हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे हैं? इसका उदय जो हुआ है ये पूर्व मध्यकाल में हुआ है, जिसे हम सामंतवाद का काल भी कह रहे हैं, राजपूत का काल भी कह रहे हैं। तो इसके बारे में हमने जाना कि सामंतवाद का काल कैसे बना, यूनान में, यूरोपीय व्यवस्था में और भारतीय व्यवस्था में। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो शुरू होती है गुर्जर प्रतिहार से। गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम सबसे पहले जाने तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार जो है ये 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक रहे, 7 से 12वीं सदी तक। ठीक है, 7 से 12वीं सदी तक ये रहे। इसके बारे में बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंशों से पहले हमें एक छोटी सी जानकारी जाननी चाहिए कि सभी जो राजवंश हैं उनके बारे में, राजवंशों की स्थिति कैसे पता रहती है। हम कैसे कहते हैं कि ये इस वंश से रिलेटेड है, कि ये चंद्रवंशी थे, ये सूर्यवंशी थे, ये अग्निवंशी थे, ये कैसे कहते हैं? तो उसकी थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए, जो हम यहीं पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम जब बात करते हैं सबसे पहले तो सूर्य जो थे, इन सूर्यों का, सूर्य का विवाह जो हुआ वो सरण्यु से हुआ, और इनकी जो संतान हुई वह संतान थी मनु। ठीक है, संतान तो बहुत हुए सूर्य की, लेकिन हम बात कर रहे हैं मनु की। मनु से बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वही मनु है जिन्होंने अयोध्या बसाई थी। अयोध्या की लड़ाई जो है, मंदिर जो है, उसका मेन रीजन ये है कि अयोध्या बसाने वाला ही कौन था? मनु। सबसे पहले अयोध्या बसाई हमारे कह सकते हैं ये वह मनु होगा जो आदि प्रवक्ता रहा हो, सबसे पहला मनुष्य जो रहा होगा वो मनु यही रहा होगा। मनु स्मृति लिखने वाला मनु शायद यही हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी हम मान के चलते हैं, फिर भी हम ये मान लें यहाँ पर कि मनु जो है ये वह मनु है जिसने अयोध्या बसाई, क्योंकि मनु भी बहुत हुए हैं। हम हिस्ट्री में ही आपको काफ़ी मनुओं के बारे में बताएंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ जब भी ऐसा कोई आएगा तो हम उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो एक चीज़ तो आपको ये जाननी है कि ये वह मनु है जिसने अयोध्या बसाई। दूसरा, यह मनु वही है जिसका राज्याभिषेक हुआ। सबसे पहला राजा कौन रहा होगा? यही रहा होगा।
अब राज्याभिषेक हुआ है, पहला राजा बना है, तो मनुस्मृति लिखने वाला भी कौन था? यही था, क्योंकि मनुस्मृति में किसका वर्णन मिल रहा है हमें? राज्य के सप्तांग सिद्धांत का, राजा के बारे में अध्ययन पढ़ते हैं, तो ये मनु वही था। ठीक है। अब इस मनु की दो संतानें हुई हैं, इसी के इक्ष्वाकु और एक हुई है इला। ठीक है। इक्ष्वाकु के जो वंशज हैं, ये वंशज कहलाते हैं सूर्यवंशी। इक्ष्वाकु के वंशज क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी। और इनकी जो राजधानी है, ये राजधानी है अयोध्या। इनकी राजधानी कौन सी है? अयोध्या। इधर इला की बात करें तो इला के जो वंशज हैं ये क्या कहलाते हैं? चंद्रवंशी। और इनकी जो राजधानी है वो है हस्तिनापुर। ठीक है। अगर हम इनमें ही बात करें तो सूर्यवंशियों में ही हुए हैं भगवान श्री राम। और चंद्रवंशियों की बात करें तो चंद्रवंशियों की यादव शाखा में ही हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। बेसिक रूप से वो दोनों ही, राम जो है वो कौन थे? सूर्यवंशी, और श्री कृष्ण चंद्रवंशी। ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अब हम बात करें प्रतिहार। प्रतिहार जो है एक पद माना गया है। क्या माना गया है? पद। और पद क्यों मानते हैं? पद ही क्यों मान रहा है? पद की सूचना कहाँ से मिल रही है? और पद किस रीजन पे माना है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है प्रतिहार का? तो इसका शाब्दिक अर्थ है शत्रु का विनाश करने वाला। क्या अर्थ है? शत्रु का विनाश करने वाला। शाब्दिक अर्थ तो ये है। फिर इसको पद क्यों मान रहे हैं? पद मानने के पीछे का रीजन भी समझ लें कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा गौरी शंकर ओझा जो है ये प्रतिहार को राजवंश ने मानकर एक पद मानते हैं। ठीक है। और इनके तर्क क्या देते हैं कि प्रतिहार जो है ये श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। किसके वंशज बता रहे हैं? श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज बताए गए हैं। ठीक है। अब जब वंशज हैं तो ये वंशज ही क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने रामायण देखी है, रामायण पढ़ा नहीं है, रामायण पढ़ी नहीं है, सॉरी, तो हमने रामायण देखी है कि उसमें लक्ष्मण जो है वो श्री राम के प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब क्या है?
द्वारपाल द्वारपाल का काम करते थे। लक्ष्मण जो है वो श्री राम के प्रतिहार का ही काम करते थे। वो उनकी सेवा करते थे, वो उनकी रक्षा के लिए बैठे रहते थे। तो टोटल रूप से ये क्या कहलाए? प्रतिहार। और प्रतिहार का तो वैश्विक रूप से अर्थ निकालते हैं तो क्या निकलता है? द्वारपाल। तो इन्होंने लक्ष्मण के अपने आप को लक्ष्मण का वंशज कहा है प्रतिहारों ने। और इनके बारे में हमें काफ़ी अभिलेखों में इसके बारे में जानकारी मिली है। तो ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज कह रहे हैं, इसीलिए प्रतिहारों को पंडित गौरी शंकर ओझा राजवंश न मानकर एक पद मानते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करेंगे। और अभी जो नोट्स बन रहे हैं ये अभी हम विशेष रूप से बनवाएंगे। आप ये सभी चीज़ें हम नोट डाउन करवाएंगे दोबारा। ये केवल आप पढ़ें इनको। नोट डाउन के लिए अभी मैं इसको वापस करवाऊंगा दोबारा। आप केवल आज की क्लास में इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट। एक ये तो हमने समझा कि भाई सूर्यवंशी, अग्निवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उसके बाद हमने गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार को देखा कि प्रतिहार एक राजवंश ने होकर के एक पद है। वो पद कैसे है वो उसके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, जो चंद्रवरदायी ने लिखी है। चंद्रवरदायी का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अब ये ग्रंथ हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम जानते हैं कि इस ग्रंथ में एक यज्ञ के बारे में बताया गया है। कौन सा यज्ञ है वो? अग्निकुंड। कैसा यज्ञ है? अग्निकुंड। उत्पत्ति, सिद्धांत, ये क्या है? तो पृथ्वीराज रासो में ऐसा बताया गया है कि महर्षि वशिष्ठ एक बार आबू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कौन कर रहे थे? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे? एक यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कर रहे थे तो जो दैत्य हैं वो बार बार आकर के इनको परेशान कर रहे थे, यज्ञ पूरा नहीं करने दे रहे थे। तो इन्होंने और कुछ मंत्र पढ़े और यज्ञ से एक व्यक्ति निकल के आया। वो व्यक्ति का नाम ही इन्होंने रख दिया कि ये प्रतिहार है। क्या नाम रखा? प्रतिहार। यज्ञ से निकला प्रतिहार। प्रतिहार से कहा कि भाई मेरे यज्ञ कर रहा हूँ तो तुम दैत्यों से इस यज्ञ की रक्षा करना। दैत्य आए, प्रतिहार ने खूब जोर शोर से लड़ा, परंतु वह असफल रहा। महर्षि वशिष्ठ ने फिर से एक मंत्र पढ़ा और यज्ञ से एक और व्यक्ति निकल के आया और उसका नाम रखा परमार। क्या नाम रखा? परमार। कि भाई अब तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करना। परमार ने भी जोर शोर से और प्रतिहार की तरह ही यज्ञ की रक्षा की, लेकिन वह भी असफल रहा। वह भी दैत्यों से हार गया। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने एक बार फिर मंत्र बोला और एक और व्यक्ति निकल के आया जो है चालुक्य। अब यहाँ चालुक्य जो है वो और भी हैं। वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे, वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, लेकिन उन चालुक्य और इन चालुक्यों में अंतर करने के लिए
हम एक वर्ड जोड़ देते हैं, चालुक्य सोलंकी। ठीक है, तो इस बार निकल के आया चालुक्य सोलंकी। चालुक्य सोलंकी है, वह भी लड़ा लेकिन वह भी असफल रहा। तो अंतिम बार महर्षि वशिष्ठ ने एक जोरदार मंत्र बोला, और अंतिम बार जोरदार मंत्र बोलने पर एक और व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम था चाहमान, जिसे ही हम क्या कहते हैं, चौहान। और जब यह व्यक्ति निकल के आया तो इसने दैत्यों को पराजित कर दिया, और दैत्यों को पराजित करने के साथ ही इससे सिद्धांत के बारे में बताया गया। 4 व्यक्ति आ गए। हम ये 4 वंश पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य सोलंकी वंश और चौहान वंश या चाहमान वंश। 4 वंश हमें पढ़ने हैं, 4 वंश हम पढ़ेंगे भी। लेकिन ये सब चीज जो बताई गई आपको, ये क्या है, ये अग्नि कुंड उत्पत्ति है, और ये बाकायदा इसी प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। चार राजवंशों की उत्पत्ति हुई। चारों राजवंश क्रम से ऐसे ही हैं, पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य सोलंकी और फिर चौहान या चाहमान वंश। ठीक है, ये सब कुछ हमें किस में मिल रहा है, पृथ्वीराज रासु में, चंद्रवरदायिके में, ये सब चीज मिल रही है। लेकिन एक व्यक्ति है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? अच्छा, सबसे प्रसिद्ध कौन रही है, ये भी है, सबसे प्रसिद्ध कौन रहा है, प्रतिहार वंश। कैसे रहा है ये हम गुर्जर प्रतिहारों में पढ़ेंगे कि ये सबसे फेमस क्यों हो गए, क्या रीजन था कि प्रतिहार वंश इतना हमें पढ़ना पड़ता है। आरपीएससी है, चाहे आरएसएसबी है, कोई भी एग्जाम है, अगर सिलेबस में गुर्जर प्रतिहार वंश है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऐसा क्या है इस गुर्जर प्रतिहार वंश में जो आरपीएससी भी इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देती है, चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, वहाँ भी एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आप ये फिक्स मान लें कि गुर्जर प्रतिहार अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से 101% श्योर हो जाइए कि एक क्वेश्चन आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से आएगा ही है, चाहे आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, यदि उसके सिलेबस में प्रतिहार वंश है तो। ठीक है, तो ये सबसे प्रसिद्ध क्यों रहे, इसकी बात हम इस ही टॉपिक पर कर लेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्यों ये फेमस है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा की। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये क्या कहते हैं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि मूल जो पृथ्वीराज रासु है, क्या है कि मूल जो पृथ्वीराज रासु, सॉरी पहले हम बात करते हैं इस यज्ञ की, कि ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ शुद्धिकरण यज्ञ है। कैसा यज्ञ है ये? शुद्धिकरण यज्ञ है। शुद्धिकरण कैसे, क्या ये अशुद्ध हो गए थे? नहीं, शुद्धिकरण यज्ञ कैसे था ये समझे। तो अगर आप जानते हैं कि हमारे इस पीरियड में, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस समय में जब हम पूर्व मध्यकाल में बात करें तो हमारे देश में एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ।
और इस समय लगभग सभी राजवंश या तो बौद्ध बन गए थे या जैन बन गए थे। तो ब्राह्मण समाज ने अपने प्रयासों से यह काम किया कि उन्हीं राजाओं को समझा करके पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई थी, उन्हें शुद्ध किया गया था। इसी कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा इस यज्ञ को अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत ने मान करके शुद्धिकरण यज्ञ की संज्ञा देते हैं। इनका मानना है कि यह यज्ञ शुद्धिकरण यज्ञ था, ना कि कोई उत्पत्ति यज्ञ। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये क्यों है। आगे बात करें हम। इसके अलावा मूल जो पृथ्वीराज रासो है, मूल पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि हमारे राजस्थान के अनूप संस्कृत पुस्तकालय, कहाँ, बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में है। और खास बात यह है कि इसमें इस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। तो जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में जो पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रतिलिपि रखी है, जो मूल प्रतिलिपि है, इस मूल प्रतिलिपि में ऐसे किसी भी यज्ञ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह जो यज्ञ बताया जाता है यह पूर्ण रूप से असत्य है, परंतु हम किसी भी तथ्य को इस प्रकार से हटा नहीं सकते हैं। इस यज्ञ के बारे में कर्नल जेम्स टॉड हमें अपनी पुस्तक में बताते हैं। अब ये कहाँ से आया, कहाँ से जोड़ा गया, ये बड़ा विवाद है, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमें केवल इतना जानना है कि यह यज्ञ डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कैसा यज्ञ है, शुद्धिकरण यज्ञ है। यदि हम मूल प्रतिलिपि की बात करें तो इस यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज की हमारी एक छोटी सी क्लास, और हमारी अगली जो क्लास होगी वह अगली क्लास में हम हमारे जानकारी के स्रोत और गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इन टॉपिक्स में से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।